गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर फर्स्ट मेटालिक कंडक्टर, सेकंड सेमी कंडक्टर, थर्ड आयोनिक कंडक्टर एंड फोर्थ इलेक्ट्रोलाइट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई साल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एक मेटालिक कंडक्टर पर रेसिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण। और जब उनको हम किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो उसके कारण कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है विद इन द कंडक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के अंदर, उन पर फोर्सेज लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल फोर्सेज एक्सर्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब इन रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्सेज लगते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक सर्टेन फिक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए बाध्य हो जाते हैं इस फोर्स के कारण। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ता अग्निपथ है, रास्ता कांटों भरा है। इनके पाथ में एटम्स और आयंस की मौजूदगी होती है जिससे वो टकराते हैं और इस टक्कर के कारण रेसिस्टेंस पैदा होता है और इनका पाथ जो है रेसिस्ट होता है। एंड दिस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बाय ए मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये रास्ते में ये जो राउंड सर्कल करके हमने दिखलाया है, ये एटम्स और आयंस हमने दिखलाए हैं। एटम्स ज़्यादातर ये अपने लैटिस पॉइंट्स पर, ये वो एटम्स हैं जिनसे कि ये मेटालिक कंडक्टर बना हुआ है। और ये एटम्स जनरली क्या होते हैं, अपने लैटिस पॉइंट पर फिक्स होते हैं और ये अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जा भी नहीं सकते। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन टू कॉन्जिक्यूटिव एटम्स के बीच की जो गैप है, स्पेस है, उस इंटरएटमिक स्पेसिंग से होकर के आगे बढ़ रहा होता है अंडर द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए इन एटम्स के साथ टकराता भी है। अब ये एटम्स ठीक है कि अपने लैटिस पॉइंट पर रेस्ट में रहते हैं, फिक्स पॉइंट पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ये ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने सीट पर बैठा बैठा थोड़ा बहुत दाएं बाएं थोड़ा बहुत ऑक्सीलेट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत झूल रहा हूँ मैं, उस तरह से इन एटम्स की स्थिति होती है। हालांकि ये दिखाई हमें नहीं देते, लेकिन ऐसे ही होता है, ये थोड़े बहुत ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता ये है कि इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है इन एटम्स का, वो बढ़ जाता है। अगर मान लो कि पहले एटम यूं ऑक्सीलेट कर रहा था, तो अब वो एटम्स जो है ज्यादा तेजी के साथ, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ डोलने लगता है, ऑक्सीलेट करने लगता है। और ऐसा सभी एटम्स के साथ होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें। तो नतीजा कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक टक्कर का सामना करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि द चांसेस ऑफ कॉलिजन एट हायर टेम्परेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इन एटम्स और आयंस के साथ इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन भी बढ़ जाएगी, या यूं कहो टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच कम से कम समय लगेगा। ठीक है, कुलदीप सर ने आप लोगों को बताया था कि टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच जो टाइम लैग होता है उसको हम मीन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। कुलदीप सर ने आपको एक और रिलेशन आपको डिड्यूस करके बताया था जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन कर रहे थे, आगे जब थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कर रहे थे, तो उस समय रेसिस्टिविटी के लिए एक एक्सप्रेशन सर ने बताया होगा आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m अपॉन n, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज। ये मीन रिलैक्सेशन टाइम होता है, द टाइम गैप, द टाइम लैग बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने पर होता ये है कि
ये टाउ एवरेज जो है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच जो टाइम लैग है ये कम हो जाता है। तो तुम देखो इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाए टाउ एवरेज के स्मॉल होने की वजह से एट हायर टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी फ्रैक्शन जो है बड़ी हो जाएगी, यानी कि रेसिस्टिविटी जो है मेटल की इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने ये जाना, हमने ये लर्न किया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी मेटेलिक कंडक्टर का तो उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। हम कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में भी कि कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सेमी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने का इनकी रेसिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेमी कंडक्टर्स, चलो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें, जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करें, तो सेमी कंडक्टर्स में होता क्या है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल या और भी कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तो ये जनरली अगर अपने क्रिस्टल के अंदर अगल बगल के दूसरे एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली बंधे रहते हैं, टेट्राहेड्रली इस तरह से बंधे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा ये बॉन्ड्स बनाए रहते हैं। तो ये 4 बॉन्ड्स दिखलाए गए हैं, 1 2 3 4, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस दिखाई गई है जो कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड्स इसमें से टूटे हुए रहते हैं, और जहाँ जहाँ से ये बॉन्ड्स टूटे रहते हैं, मैं ये नहीं कहूँ कि सभी बॉन्ड्स, बहुत थोड़े से बॉन्ड्स, फिर भी लाखों करोड़ों उनकी संख्या होती है क्रिस्टल के अंदर, तो ये बहुत थोड़े से बॉन्ड्स जो है लाखों की संख्या में ये टूटी रहती है, जिसके कारण बहुत से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर ऐसा होता है, और जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकले हुए होते हैं वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम होल कहते हैं, HOLE। ये होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरफ बिहेव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स तो जानते ही हो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की तरह। तो प्रत्येक बॉन्ड का टूटना जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पैदा करता है, ठीक है। और यही जो है सेमीकंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में करंट फ्लो के लिए, उसकी कंडक्टिविटी के लिए अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता यह है कि हायर टेम्परेचर पर बहुत सारे बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। जब अधिक से अधिक संख्या में बॉन्ड्स टूटने लगेंगे तो ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जन्म होना शुरू हो जाता है, यानी कि चार्ज कैरियर्स की संख्या इलेक्ट्रॉन के रूप में बीइंग द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इन होल्स के रूप में बीइंग द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड्स, ठीक है, ये बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। और इन दोनों चार्ज कैरियर्स की संख्या का बढ़ना जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। कंडक्टिविटी का बढ़ना मतलब रेसिस्टिविटी का रिड्यूस होना। तो सेमीकंडक्टर्स में मेटल्स का उल्टा होता है, यहाँ टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज होती है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि प्लॉट रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इन द केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, या नाम दे देगा सेमीकंडक्टर का, जैसे इन द केस ऑफ कार्बन, इन द केस ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप क्या करें उसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, इन दोनों पैरामीटर्स के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है सीबीएसई में। तो ये ग्राफ देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेसिस्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, और कंडक्टिविटी की बात अगर पूछे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होते हुए आप दिखाओगे। और क्यों कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है? तो ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं आयोनिक कंडक्टर्स की। आयोनिक कंडक्टर्स जैसा तुम जानते हो, इसमें अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस की मौजूदगी होती है एज चार्ज कैरियर्स। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता ये है कि इन चार्ज कैरियर्स के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होने लगता है, और इसकी वजह से क्या है कि आयंस जो हैं ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, और इनकी मोबिलिटी, एक तरह से कहो, इस मोबिलिटी को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, तो मोबिलिटी बढ़ जाती है, और ये अपोजिटली चार्ज कैरियर्स जो हैं अधिक फ्री होकर के ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के साथ मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इस केस में भी रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी का इंक्रीज होना मतलब रेसिस्टिविटी डिक्रीज होना, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बात करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व किए हुए होते हैं, वो सॉल्यूट जो है वो अगर आयोनिक कंपाउंड्स के रूप में है तो वो डिसोसिएट होते हैं,
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, आयंस में बढ़ जाते हैं और फिर उन आयन से होकर के उनको उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से होकर के बीच से होकर के उनको गुजरना होता है। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स की मदद से और बाहर से एक बैटरी सप्लाई से एनर्जी दे करके इलेक्ट्रिसिटी की के रूप में, तो होता यह है कि कैटायंस एनायंस जो होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से होकर के वो कैथोड की ओर कैटायंस मूव करने लगता है, एनोड्स की ओर एनायंस मूव करने लगते हैं। तो हमेशा याद रखो ये कैटायंस एनायंस जो हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लेयर से होकर के इनको गुजरना होगा। तो सॉल्वेंट लेयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं विस्कोसिटी के कारण इनको रेसिस्ट करते हैं। विस्कोसिटी जानते हो, लिक्विड लेयर्स के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो उन लिक्विड लेयर्स जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के रूप में उन लेयर्स के बीच से होकर के आयंस को चूंकि जाना है, कैटायंस को टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस को टुवर्ड्स एनोड अंडर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो इनकी मूवमेंट में ये जो विस्कोसिटी है रुकावट का काम करती है और आयंस की मोबिलिटी को कम करती है। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि एक तो वो आयंस जो है वो ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं। दूसरी बात कि सॉल्वेंट मॉलिकुलर लेयर्स के बीच जो है या 2 कॉन्जिक्यूटिव लिक्विड मॉलिकुलर लेयर्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या यूं को फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो वीक हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। और इन आयंस के लिए ड्रिफ्ट करना कैटायंस के लिए टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस के लिए टुवर्ड्स एनोड बड़ा आसान हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इस केस में भी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। अदरवाइज टेम्परेचर जब हम रेज करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स का केस हो, चाहे आयनिक कंडक्टर का केस हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स का केस हो, इन तीनों सिचुएशंस में कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है और रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज होती है। तो उम्मीद है इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को, आंसर को आप ठीक से समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कोई डाउट्स है आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।